आज हम कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जब प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आके एसिटाइलकोलिन डिस्पर्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल है वहाँ पे जाके जब ये अटैच होते हैं तो वहाँ पे हमने कहा कि ऑलरेडी वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स दो तरीके से हमने कहा था, एक होता है मस्करेनिक और दूसरा होता है निकोटिनिक। जो मस्करेनिक और निकोटिनिक नाम है वो इसीलिए है रिसेप्टर्स का क्योंकि नेचुरली ये जो मस्करेनिक और निकोटिनिक जो सब्सटेंस होते हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट से मिलता है। जो मस्करेनिक है वो मेनली मशरूम से मिलते हैं और निकोटिनिक जो है वो कुछ टोबैको और कुछ और प्लांट स्पीशीज से भी डिराइव किए जाते हैं। इनकी जो ओरिजिनल एक्शंस होते हैं, ऐसा ही एक्शन एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स पे शो करते हैं या जो ड्रग हम देंगे तो जो ड्रग जिस रिसेप्टर पे जाके वो अटैच कर पाएगा उन ड्रग्स को या उन एक्टिविटीज़ को हमने मस्करेनिक कह दिया और उन रिसेप्टर्स को हमने मस्करेनिक या फिर निकोटिनिक कह दिया। ओके, सो मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्शंस। ओके, तो वो हार्ट में, स्मूथ मसल्स में दोनों ही जगह प्रेजेंट हम देखेंगे, लेकिन मस्करेनिक जो है वो स्मूथ मसल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और निकोटिनिक जो है वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, आइज और सीएनएस में। ओके, एंड ये जो रिसेप्टर्स हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ये 5 सब टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ओके, नाउ जब हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं, NN एंड NM। दिस NN इज फॉर द गैंग्लियन जो ऑटोनॉमिक इट्स ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सो ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज में और जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और NM का मतलब है मसल। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, जो मस्कुलर एंड प्लेट्स होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये हमारे लिए जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कुछ ड्रग्स मस्करेनिक एक्शन दिखाते हैं और कुछ ड्रग्स निकोटिनिक एक्शन दिखाते हैं। तो मस्करेनिक एक्शन का मतलब है कि जहाँ मस्करेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द मस्करेनिक एक्शंस। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन, तो कोलिनर्जिक्स के लिए दो तरीके से एक्ट करने वाले ड्रग्स हो सकते हैं। फर्स्ट, जो डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन के सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और दूसरे इनडायरेक्टली जो एसिटाइलकोलिन है वो टूट जाते हैं या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं कोलिनेस्ट्रेसिस की वजह से। दो तरीके के कोलिनेस्ट्रेसिस के बारे में हमने बात किया था, एक ट्रू कोलिनेस्ट्रेसिस जो साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरा था स्यूडो कोलिनेस्ट्रेसिस जो प्लाज्मा या और ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इन कोलिनेस्ट्रेसिस की एक्टिविटी को कम कर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो मदद करते हैं उनको हमने इनडायरेक्टली एक्टिंग के बारे में बोला है। सो आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स के बारे में। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो कोलिनर्जिक्स हैं वो दो में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं जो कोलिन के एस्टर्स हैं, जैसे नेचुरली अकरिंग एसिटाइलकोलिन हो गया या फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हो गए जैसे मिथाकोलिन, बेथनोकॉल और कार्बोकॉल। ओके, और अगर हम बात करें एल्कोलॉइड्स की तो एल्कोलॉइड्स में फिलोकार्पिन हम देखते हैं। तो फिलोकार्पिन के अलावा मस्करीन जो होते हैं वो एल्कोलॉइड डायरेक्टली एक्टिंग इसमें आते हैं कोलिनर्जिक्स में। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे अब हम डिटेल में डायरेक्टली एक्टिंग
एक्टिंग कोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स को एस्टर्स ऑफ कोलिन और एल्कलॉइड्स में डिवाइड किया था और हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एक ड्रग को लेके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एस्टर ऑफ कोलिन्स में आता है नेचुरली जो एसिटाइलकोलिन है। एसिटाइलकोलिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ऑन वेरियस पार्ट्स, चाहे वो मस्कुरेनिक हो चाहे वो निकोटिनिक हो, सब पे ही एक्ट करेगा। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर में देखेंगे तो हार्ट रेट कम करने में, बीपी डिक्रीज़ करने में, गट के पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ करने में, ब्रोंकोसिक्रीशंस को इंक्रीज़ करने में, मायोसिस और इन सारी मतलब आइज़ का कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इन सब पे वर्क करता है। लेकिन एसिटाइलकोलिन एक नेचुरल ट्रांसमीटर होने के बावजूद अगर हम उसे एज अ थेरापेटिक प्रिपरेशन किसी की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका कोई भी थेरापेटिक यूज़ नहीं रहता है। वो इसलिए कि अगर ओरली दिया जाए या इंजेक्टेबल्स के थ्रू दिया जाए, ये जो एसिटाइलकोलिन है ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेसिस की वजह से, चाहे वो साइट पे प्रेजेंट हो या फिर जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हो, दोनों ही तरीके से जो प्रेजेंट हैं उनसे ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और इसी वजह से एसिटाइलकोलिन का कोई भी थेरापेटिक यूज़ नहीं है देने का, इसीलिए एसिटाइलकोलिन नहीं दिया जाता है अब। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मिथोकोलिन। मिथोकोलिन जो है, मिथोकोलिन सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं। ये जो ड्रग हैं इनका मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पे एक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ओके, और इनका जो मैक्सिमम एक्टिविटी होता है वो मायोकार्डियम के ऊपर होता है। तो मायोकार्डियम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस कंडीशंस में जो हम पैरासिम्पैथेटिक रिएक्शंस चाहते हैं तो हम उन कंडीशंस में मिथोकोलिन दे सकते हैं। ओके, इनका जो हाइड्रोलाइसिस है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेसिस की वजह से वो एसिटाइलकोलिन से काफ़ी कम होता है और इनको अगर इन्हेलेशन रूट से अगर यूज़ किया जाए तो ये ब्रोंकोसिक्रीशंस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये मस्कुरेनिक हैं इसलिए ब्रोंकोसिक्रीशंस को इंक्रीज़ करेंगे और ये डायग्नोसिस में मदद करते हैं कि किसी व्यक्ति में पर्टिकुलर टाइप के आस्थमा प्रेजेंट हैं या नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं बिथेनोकॉल की। बिथेनोकॉल भी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इनका जो मेन एक्शन होता है ये जीआई ट्रैक्ट पे और यूरिनरी ब्लैडर पे रहता है और इसी वजह से काफ़ी केसेस में जो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उनमें जो ब्लैडर की हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाता है या जीआई ट्रैक्ट के जो स्मूथ मसल्स हैं उनको अगर रिएक्ट कराना हो, उनको अगर एक्ट कराना हो तो उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ इसमें ये देखा गया है कि ये जो बिथेनोकॉल है ये दोनों ही एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस, चाहे वो ट्रू एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस हो या स्यूडो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस हो, इन दोनों से ही रेजिस्टेंट है। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इसीलिए ये ओरली बहुत इफेक्टिव हैं। ओके, और इनका कोई भी निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं होता है, तो दिस ओनली हैज़ मस्कुरेनिक एक्टिविटी। ओके, कार्बोकॉल में हम देखते हैं कि ये भी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इनकी जो एक्टिविटी है ये मस्कुरेनिक और निकोटिनिक दोनों में एक जैसी एक्टिविटी होती है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ पे निकोटिनिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे मस्कुरेनिक एक्टिविटी ज़्यादा थी और निकोटिनिक कम थी, और यहाँ हम देखते हैं कि इक्वल एक्टिविटी है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन नहीं, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के लिए दोनों ही टाइप के एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट हैं और इनका जो यूटिलिटी है ये ग्लूकोमा में ज़्यादा देखा जाता है। नॉर्मली ग्लूकोमा के लिए अब हम पढ़ेंगे कि पिलोकार्पिन यूज़ किया जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स में हम पिलोकार्पिन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए कार्बोकॉल एक अच्छा ड्रग है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कलॉइड्स की। ये एल्कलॉइड्स जितने होते हैं जिसमें पिलोकार्पिन आता है, मस्कुरिन आता है, क्योंकि ये इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस तरीके से है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर पाते हैं। ओके, पिलोकार्पिन हम देखते हैं कि ये एक प्लांट से मिलता है, तो ये एक नेचुरल डेरिवेटिव है। इसका जो सबसे बड़ा यूज़ है वो दो जगहों पे देखा जाता है। एक ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर है, आई के अंदर का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जो ह्यूमर है वो फ्लो नहीं हो पाता है। सो व्हाट डज दिस पिलोकार्पिन डज इज कि ये प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, मतलब मायोसिस कराएंगे। तो मायोसिस कराने की वजह से ह्यूमर फ्लो करेगा और ऑटोमेटिकली
इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से ये ग्लोकोमा में यूज़ किया जा सकता है। ऑलरेडी अगर हमने किसी वजह से किसी को प्यूपिलरी रिलैक्सेशन के या डायलिटेशन के लिए मेडिसिन दिया है तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हम यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं पिलोकार्पिन। इसी के साथ साथ जॉगरेन सिंड्रोम होता है जिसमें ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ होता है, या ज़ेरोस्टोमिया जो ड्राई माउथ का सिम्टम है, उस कंडीशन में भी हम पिलोकार्पिन दे सकते हैं। ओके, इनकी जो एक्टिविटी है ये सिक्रेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, एक्सेसिव जितने भी सिक्रीशंस हैं उनकी एक्सेसिव एक्टिविटी, इस वजह से काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें हमें सिक्रीशंस बढ़ा के टेस्ट करने होते हैं, उन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के लिए भी पिलोकार्पिन बहुत हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट जो मस्करिन है, मस्करिन को यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि मस्करिन एक नेचुरली अकरिंग मशरूम से मिलने वाला एक डेरिवेटिव है जो हम यूज़ नहीं करते हैं थेरापेटिकली, क्योंकि उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उसकी जो थेरापेटिक एक्टिविटी है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।